हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। इससे पहले हमने बात किया था पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में, जिसमें हमने बात किया था स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी के बारे में। फिर उसके बाद हमने बात किया था ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी के बारे में। ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी और स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी से हमने क्या समझा था। अगर हमारे सिस्टम में अगर कोई डिस्टर्बेंस अगर एक्ट करता है और वो डिस्टर्बेंस का मैग्नीट्यूड अगर कम होता है, मगर वो डिस्टर्बेंस बार बार आते जा रहा है, रिपीटेडली आते जा रहा है, तो ऐसे केस में डिस्टर्बेंस की स्टडी करने के लिए हम लोग बात करते स्टेडी स्टेट एनालिसिस के बारे में। सिमिलरली ट्रांजिएंट एनालिसिस में हमने क्या डिस्कस किया था। अगर हमारे सिस्टम में अगर कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है, वो डिस्टर्बेंस का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, मगर वो डिस्टर्बेंस एक ही बार आएगा मगर हमारे सिस्टम को ले डूबेगा, तो ऐसे डिस्टर्बेंस की एनालिसिस करने के लिए हमने बात किया था ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस के बारे में। ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस में हम लोग ऐसे डिस्टर्बेंस के बारे में बात करते हैं जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है बहुत ज़्यादा होता है और वो जो डिस्टर्बेंस होता है वो हमारे सिस्टम में एक ही बार आता है। और हमने बात किया था स्टेडी स्टेट एनालिसिस में हम लोग ये बात करते हैं कि जो डिस्टर्बेंस होता है हमारे सिस्टम में वो आता है और वो जो डिस्टर्बेंस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत कम होता है और वो जो डिस्टर्बेंस होता है वो रिपीटेडली आते जाता है, राइट। तो अभी हम लोग बात करने वाले स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी एनालिसिस के बारे में। इन स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम वी टॉक अबाउट एबिलिटी ऑफ मशीन टू मेंटेन इट्स स्टेबिलिटी और सिंक्रोनिज्म ड्यू टू स्मॉल डिस्टर्बेंस। इससे पहले हमने बात किया था डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है। आई होप आपको पता होगा डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होता है, स्मॉल डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होता है, लार्ज डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होता है। तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी एनालिसिस में हम लोग बात करते हैं मशीन के, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हमारा सिस्टम। इन स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम वी टॉक अबाउट एबिलिटी ऑफ मशीन की एबिलिटी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हमारे सिस्टम की एबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि अगर हमारे सिस्टम में अगर स्मॉल डिस्टर्बेंस अगर आ जाए तो वो स्मॉल डिस्टर्बेंस की वजह से हमारा सिस्टम स्टेबल रहेगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में आपको पता होना चाहिए सिर्फ इतना कि जो डिस्टर्बेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा, मगर वो जो डिस्टर्बेंस होगा वो रिपीटेडली आते जाएगा। इन स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी वी एज्यूम दैट मशीन इज़ लॉसलेस। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में हम लोग ऐसा एज्यूम करते हुए चलते हैं कि जो मशीन है वो लॉसलेस है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पहला स्टेटमेंट आपको क्या बोल रहा था, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में, सिस्टम की स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में हम लोग बात करते हैं मशीन की एबिलिटी के बारे में कि मशीन अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रख पाती है या नहीं, या फिर हमारा सिस्टम अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रख पाता है या नहीं स्मॉल डिस्टर्बेंस की वजह से। अगर स्मॉल डिस्टर्बेंस की वजह से अगर आपका सिस्टम अगर अनस्टेबल हो गया तो ऐसे केस में आप ऐसे सिस्टम को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करोगे, राइट। तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में हम लोग एज्यूम करते हुए चलते हैं कि जो मशीन है वो कैसी है, वो है लॉसलेस। इन स्टेडी ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें कंसिडर करना होता है स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी एनालिसिस में। इन स्टेडी स्टेट स्पीड ऑफ मशीन विल रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू विच मैकेनिकल इनपुट एंड इलेक्ट्रिकल आउटपुट विल रिमेन सेम। स्टेडी स्टेट में जो मशीन की जो स्पीड है, मशीन की जो स्पीड है उसको हम लोग कांस्टेंट एज्यूम करते हुए चलेंगे, जिसके वजह से होगा क्या, जो मैकेनिकल इनपुट और जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट होगा वो सेम रहेगा। जैसे कि हमें पता, अगर हम लोग ऑल्टरनेटर को कंसिडर करें, ऑल्टरनेटर में जो इनपुट होता है वो होता है स्टीम इनपुट, आउटपुट होता है मैकेनिकल और जो आउटपुट होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल आउटपुट। ऑल्टरनेटर में इनपुट होता है मैकेनिकल और जो आउटपुट होता है वो इलेक्ट्रिकल होता है। तो ऑल्टरनेटर में जो इनपुट और जो आउटपुट होगा, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जो आउटपुट होगा, उसको हम लोग कांस्टेंट एज्यूम करते हुए चलेंगे। कांस्टेंट क्यों एज्यूम करते हुए चलेंगे, क्योंकि अगर हम लोग देखें स्टेडी स्टेट एनालिसिस में जो मशीन की जो स्पीड है उसको हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करते हुए चल रहे हैं। मशीन की स्पीड अगर हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करते हुए चले तो जो मैकेनिकल इनपुट और जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट होगा वो कांस्टेंट होगा। तो स्टेडी स्टेट में मशीन की जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट रहेगी, जिसकी वजह से मैकेनिकल इनपुट और जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट होगा वो सेम होगा। If speed is constant, then acceleration will remain zero due to which under steady state PS इज इक्वल टू PE। जैसे कि हमने डिस्कस किया मशीन की जो स्पीड होगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। मशीन की स्पीड कांस्टेंट होने की वजह से होगा क्या, जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो होने की वजह से होगा क्या, जो स्टीम इनपुट होगा किसके बराबर में होगा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट के बराबर में होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो PS है वो स्टीम इनपुट और जो PE है वो है इलेक्ट्रिकल आउटपुट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अब तक के हमने ये पॉइंट से क्या डिस्कशन किया, ये पॉइंट से हमने क्या क्या समझा, अब तक के हमने वीडियो की स्टार्टिंग से क्या क्या समझा। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी एनालिसिस में हम लोग ये चीज़ के बारे में बात करते हैं कि सिस्टम में डिस्टर्बेंस एक्ट करेगा, मगर डिस्टर्बेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा बहुत कम होगा, मगर वो जो डिस्टर्बेंस होगा रिपीटेडली आते जाएगा। तो ये डिस्टर्बेंस को लेकर हमारा सिस्टम स्टेबल होगा या फिर अनस्टेबल हो जाएगा, इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी एनालिसिस में। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में अगर हम लोग ऑल्टरनेटर कंसिडर करते हुए चले तो ऑल्टरनेटर में जो लॉस होगा उसको हम लोग कंसिडर करते हुए चलेंगे ज़ीरो। जो मशीन होगी उसमें हम लोग लॉस से ज़ीरो कंसिडर करते हुए चलेंगे, मशीन को हम लोग लॉसलेस कंसिडर करते हुए चलेंगे। सिमिलरली स्टेडी स्टेट एनालिसिस में हमने तीसरा फैक्टर ये एज्यूम किया है
कि जो मशीन की जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी। अगर मशीन की स्पीड अगर कांस्टेंट होती है तो जो मैकेनिकल इनपुट और जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट होगा वो कैसा होने वाला है, सेम होने वाला है। अगर मशीन की स्पीड अगर कांस्टेंट होती है तो जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होने वाला है स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी एनालिसिस में, जिसकी वजह से स्टीम इनपुट और जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट होगी वो दोनों बराबर में होंगे। स्टीम इनपुट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल आउटपुट। ऐसे केस में अगर हम लोग एक्टिव पावर के बारे में बात करें तो ऐसे केस में जो एक्टिव पावर होगा वो जब स्टीम इनपुट और इलेक्ट्रिकल आउटपुट दोनों बराबर में होगी तो ऐसे केस में जो एक्टिव पावर होगा पी ई नॉट वो बराबर में होगा पी मैक्स साइन डेल्टा नॉट के। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर तो हम अब तक के हमने बात नहीं किया कि हमारे मशीन में कोई डिस्टर्बेंस एक्ट किया या नहीं किया। अब मान लेते हमारे मशीन में डिस्टर्बेंस एक्ट किया, राइट। अब तक के यहाँ पर हमने ये नहीं डिस्कस किया था कि हमारे मशीन में डिस्टर्बेंस एक्ट किया है एंड सो ऑन। अभी हम लोग एज्यूम करते हुए चल रहे हैं कि हमारी मशीन में डिस्टर्बेंस एक्ट किया, राइट। नाउ कंसिडर स्मॉल डिस्टर्बेंस हमारे मशीन में एक्ट किया, जिसके वजह से होगा क्या, मशीन का जो रोटर एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मशीन का जो रोटर एंगल है वो चेंज हो गया। जो रोटर एंगल है वो हो गया डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा नॉट प्लस डेल्टा डेल्टा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो अभी जो एक्टिव पावर जो होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, पी इज इक्वल टू पी मैक्स साइन डेल्टा नॉट प्लस डेल्टा डेल्टा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसको, अगर हम लोग फर्दर इवेल्युएट करें तो हमें मिल जाएगा पी इज इक्वल टू पी मैक्स साइन डेल्टा नॉट कॉस डेल्टा डेल्टा प्लस कॉस डेल्टा नॉट साइन डेल्टा डेल्टा। यहाँ पर एज्यूम करते हुए चलते जो डिस्टर्बेंस है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम है। ऑब्वियसली स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी एनालिसिस में जो डिस्टर्बेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बहुत कम होगा। तो जो डिस्टर्बेंस है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम है। अगर डिस्टर्बेंस का मैग्नीट्यूड अगर कम होता है तो जो कोसाइन ऑफ डेल्टा डेल्टा होगा, यहाँ पर ये कोसाइन ऑफ डेल्टा डेल्टा ये 1 के बराबर में होगा अप्रॉक्सीमेटली, और ये साइन ऑफ डेल्टा डेल्टा वो भी किसके बराबर में होगा, डेल्टा डेल्टा के बराबर में होगा। तो ये साइन डेल्टा डेल्टा की जगह क्या आ जाएगा, ये डेल्टा डेल्टा आ जाएगा। कोसाइन डेल्टा डेल्टा की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इक्वेशन को हम लोग फर्दर लिख पाएंगे पी इज इक्वल टू पी मैक्स साइन डेल्टा नॉट प्लस पी मैक्स कॉस डेल्टा नॉट, और यहाँ पर ये डेल्टा डेल्टा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पी मैक्स साइन डेल्टा नॉट ये किसके बराबर में, पी ई नॉट के बराबर में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो पी ई नॉट है वो बराबर में पी मैक्स साइन डेल्टा नॉट के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर बहुत अच्छे क्लियर है कि पी मैक्स साइन डेल्टा नॉट ये किसके बराबर में रहेगा, ये पी ई नॉट के बराबर में रहेगा। तो इसके जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, पी ई नॉट। तो हमें क्या मिल जाएगा, पी इज इक्वल टू पी ई नॉट प्लस पी मैक्स कॉस डेल्टा नॉट डेल्टा डेल्टा। यहाँ पर अभी हमें कंसिडर करना होगा स्विंग इक्वेशन। आपको स्विंग इक्वेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो अगर हम लोग स्विंग इक्वेशन कंसिडर करें तो जो इनर्शिया कांस्टेंट है यहाँ पर ये m, यहाँ पर ये डेल्टा स्क्वायर डेल्टा डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस माइनस पी ई, ये जो इक्वेशन होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्विंग इक्वेशन। इसके बारे में हमने बात किया है। यहाँ पर ये जो डेल्टा हमें जो दिखाई दे रहा हो किसके बराबर में होगा, डेल्टा नॉट प्लस डेल्टा डेल्टा के। ये डेल्टा की जगह हमें पुट करना है डेल्टा नॉट प्लस डेल्टा डेल्टा, तो हमें मिल जाएगा m डेल्टा स्क्वायर डेल्टा नॉट प्लस डेल्टा डेल्टा, और ये डी टी स्क्वायर, और ये जो टर्म है उसको हमने यहाँ पर लिखा। फर्दर इसको हम लोग लिख सकते हैं पी एस माइनस पी ई, ये हो जाएगा पी एस माइनस पी ई नॉट माइनस पी मैक्स कोसाइन ऑफ डेल्टा नॉट, और यहाँ पर ये डेल्टा डेल्टा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो डेल्टा नॉट है ये है क्या, ये वाला पूरा जो टर्म है उसको हमने यहाँ पर एज इट इज़ लिखा। ये जो डेल्टा नॉट है वो है क्या, ये है कांस्टेंट, और जब हम लोग कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0। तो ये फर्दर हो जाएगा m डेल्टा स्क्वायर डेल्टा डेल्टा, और डिनोमिनेटर में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस पी मैक्स कॉस डेल्टा नॉट, और यहाँ पर ये डेल्टा डेल्टा। तो ये जो सेम जो रिलेशन हमने जो कंसिडर किया, ये जो रिलेशन है उसको हमने यहाँ पर लिखा m डेल्टा स्क्वायर डेल्टा डेल्टा डी टी इज इक्वल टू माइनस पी मैक्स कॉस डेल्टा नॉट डेल्टा डेल्टा। इसको अगर हम लोग फर्दर मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो हमें कुछ इस तरीके से आउटकम निकल के आता है, एम डी स्क्वायर प्लस पी मैक्स कॉस डेल्टा नॉट डेल्टा डेल्टा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमने जो कंसिडर किया, ये इक्वेशन के हेल्प से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑब्टेन कर सकते हैं। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन ऑब्टेन कैरेक्टरिस्टिक रूट, तो हमें आउटकम निकल के आएगा एम डी स्क्वायर प्लस पी मैक्स कॉस डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 0। मेन क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, इसके बारे में भी आपको बताऊँगा। इसको जब आप फर्दर इवेल्युएट करोगे तो आपको मिलेगा डी इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस पी मैक्स कॉस डेल्टा नॉट, और डिनोमिनेटर में m, और इसके आगे हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस डेल्टा पी, और डिनोमिनेटर में डेल्टा डेल्टा, और यहाँ पर ये डेल्टा नॉट और डिनोमिनेटर में m। यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमने जो ऑब्टेन किया, ये इक्वेशन के हेल्प से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा डेल्टा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग डेल्टा डेल्टा कैलकुलेट करेंगे, और वो जो डेल्टा डेल्टा उसे हमने कहाँ पे पुट कर देना है, वो डेल्टा डेल्टा को हमें यहाँ पर पुट कर देना है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें वो जो इक्वेशन है ये इक्वेशन के हेल्प से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा डेल्टा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा डेल्टा कैलकुलेट करने के लिए हम लोग 3 केसेस कंसिडर करते हुए चलेंगे। यहाँ पर आपको कंट्रोल सिस्टम पता होना चाहिए। पहला जो केस होगा उसमें जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, वो रियल होंगे, और दूसरा जो केस होगा उसमें जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे।
तो पहला केस हमने कंसीडर किया जिसमें जो रूट्स है वो रियल है, तो जो डी होगा वो किसके बराबर में होगा, प्लस माइनस अल्फ़ा के बराबर में होगा। यहाँ पर ये जो डी हो किसके बराबर में होगा, प्लस माइनस अल्फ़ा के बराबर में होगा। तो अगर डी प्लस माइनस अल्फ़ा के बराबर में होता है तो जो डेल्टा डेल्टा होगा वो बराबर में होगा C1 e टू दी पावर अल्फ़ा टी प्लस C2 e टू दी पावर माइनस अल्फ़ा टी। यहाँ पर ये जितने भी जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है मैथमेटिकली ड्राइव किए गए, उसके मैथमेटिकल डेरिवेशन के बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो हमें समझना है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो डेल्टा डेल्टा किसके बराबर में C1 e टू दी पावर अल्फ़ा टी प्लस C2 e टू दी पावर माइनस अल्फ़ा टी। यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर 1 हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 को हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा नॉट प्लस डेल्टा डेल्टा। अभी जो डेल्टा डेल्टा जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर है डेल्टा डेल्टा इसके बराबर में, तो ये डेल्टा डेल्टा की जगह पुट करना ये वाला टर्म। तो यहाँ डेल्टा नॉट प्लस C1 e टू दी पावर अल्फ़ा टी प्लस C2 e टू दी पावर माइनस अल्फ़ा टी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें बेसिकली दो एक्सपोनेंशियल मिल रहे हैं। यहाँ पर ये जो एक्सपोनेंशियल है वो कौन सा एक्सपोनेंशियल है, ये जो एक्सपोनेंशियल है वो इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल है, और यहाँ पर ये वाला जो एक्सपोनेंशियल हमें जो मिल रहा है ये जो एक्सपोनेंशियल है बेसिकली डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल और यहाँ पर ये डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल और यहाँ पर ये हमें कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, तो जो ग्राफ होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है डेल्टा, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है टाइम। तो यहाँ पर ये जो डेल्टा नॉट है वो है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट फंक्शन के लिए हमें ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर ये इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल और यहाँ पर ये डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल, दोनों में से हम लोग कौन सा एक्सपोनेंशियल कंसीडर करेंगे, एक ही एक्सपोनेंशियल कंसीडर करना है, इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल, क्योंकि जो डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल है वो जीरो हो जाएगा और ये जो इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल है वो इन्फिनिटी तक के जाएगा। तो ये रीज़न की वजह से हमें कंसीडर करना है इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल। तो जो इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंसीडर कर दिया ग्राफ, और C1 e टू दी पावर अल्फ़ा टी ये वाले टर्म के लिए हमने कुछ इस तरीके से ग्राफ बना लिया। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आपको जो ग्राफ जो दिखाई दे रहा है, ये जो ग्राफ है वो कैसा ग्राफ है, ये अनबाउंडेड ग्राफ है, बहुत हद तक क्लियर है। ये जो ग्राफ है वो अनबाउंडेड ग्राफ है। अगर हम लोग ये जो ग्राफ है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनाया, और यहाँ पर एक ग्राफ, ये दोनों ग्राफ को अगर हम लोग देखें, दोनों ग्राफ में ये वाला जो ग्राफ है इसमें जो एरिया वो अनबाउंडेड है, मगर ये वाले ग्राफ में जो एरिया है वो बाउंडेड है। तो यहाँ पर ये वाले ग्राफ में जो एरिया है वो कैसा है, वो है बाउंडेड। ये वाले ग्राफ में एरिया बाउंडेड है, उसका मतलब जो सिस्टम होगा, ये ग्राफ जिस भी सिस्टम का होगा, जो सिस्टम है वो अनस्टेबल है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ग्राफ है वो अनबाउंडेड है, ग्राफ अनबाउंडेड है, इसका मतलब हमारा जो सिस्टम है वो कैसा रहने वाला है, अनस्टेबल रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अनबाउंडेड ग्राफ के लिए जो सिस्टम होगा कैसा होगा, वो अनस्टेबल होगा। एरिया इज़ अनबाउंडेड, तो जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल होगा। तो यहाँ से हमने ये समझा, अगर रूट अगर रियल होते, अगर हमारे सिस्टम के रूट अगर रियल होते, तो ऐसे केस में हमारा जो सिस्टम है वो कैसा हो जाएगा, जो सिस्टम है हमारा वो हो जाएगा अनस्टेबल। सिमिलरली तो यहाँ से आपको एक पॉइंट नोट डाउन करना है, अगर हमारे सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक रूट अगर रियल होते तो हमारा जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा, अनस्टेबल हो जाएगा स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी एनालिसिस में। सिमिलरली केस नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। केस नंबर 2 में जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। केस नंबर 2 में जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमने जो कंसीडर किया, ये वाला इक्वेशन, उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये जो इक्वेशन है इसको हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमने दूसरा केस कंसीडर किया जिसमें जो रूट्स है वो कैसे, वही इमेजिनरी। अगर रूट्स अगर इमेजिनरी हो गए तो ऐसे केस में जो टर्म हमें जो दिखाई दे रहा है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा डेल्टा, ये जीरो के कंपैरिजन में ग्रेटर होगा। रूट्स अगर इमेजिनरी है तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा डेल्टा जीरो के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, और हमें जो डेल्टा डेल्टा जो मिलेगा वो होगा C1 साइन ओमेगा टी प्लस C2 कॉस ओमेगा टी। तो इक्वेशन नंबर 1 ये वाला जो इक्वेशन हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो इक्वेशन हमने जो कंसीडर किया था, ये वाला इक्वेशन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा नॉट प्लस डेल्टा डेल्टा, जो इक्वेशन है उसको हमने यहाँ पर लिखा, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा नॉट प्लस डेल्टा डेल्टा। तो यहाँ पर ये जो डेल्टा डेल्टा इसकी जगह क्या पुट करना है, C1 साइन ओमेगा टी C2 कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पर ये डेल्टा डेल्टा की जगह जब हम लोग ये वाला टर्म पुट करें तो हमें यहाँ डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा नॉट प्लस C1 साइन ओमेगा टी प्लस C2 कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो हमें जो रिलेशन जो मिला है इसके करस्पॉन्डिंग हमें जो रिस्पॉन्स जो मिलेगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। हमें रिस्पांस कुछ इस तरीके से मिल रहा है, वाई एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है डेल्टा और एक्स एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है टाइम, और यहाँ पर ये डेल्टा नॉट कांस्टेंट फंक्शन है उसके लिए ये वाला ग्राफ, और यहाँ पर ये साइन और कोसाइन उसके लिए हमने ये वाला रिस्पांस बना के रखा है। मतलब ये जो हमें जो आउटकम जो निकल के आए, ये आउटकम के करस्पॉन्डिंग जो रिस्पांस हमें जो मिलता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रिस्पांस को देख के बहुत हद तक क्लियर है कि हमारा जो सिस्टम होगा कैसा होगा, मार्जिनल स्टेबल होगा। तो अगर रूट्स अगर इमेजिनरी होते हैं, अगर हमारे सिस्टम के रूट्स अगर इमेजिनरी होते हैं तो हमारा जो सिस्टम होगा वो कैसा होने वाला है, मार्जिनल स्टेबल होने वाला है। तो
तो एज़ पर दिस रिस्पॉन्स सिस्टम इज़ मार्जिनल स्टेबल, ये रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग वो सिस्टम होगा मार्जिनल स्टेबल होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो सिस्टम का जो एम्पलीट्यूड होगा वो कांस्टेंट ही हमें मिलते जाएगा, जो एम्पलीट्यूड होगा उसमें कुछ भी डिक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें हमने डैम्पिंग सिस्टम में हमने कोई डैम्पिंग कंसिडर नहीं करी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें दिस रिस्पॉन्स इज़ ड्यू टू नो डैम्पिंग कंसिडर इन दिस सिस्टम, ये जो एम्पलीट्यूड होगा कांस्टेंट होते जाएगा, कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई डैम्पिंग कंसिडर नहीं करी है। अगर हम लोग सिस्टम में अगर डैम्पिंग कंसिडर कर ले तो ऐसे केस में होगा क्या, जो एम्पलीट्यूड होगा वो डिक्रीज़ करते जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं अगर हम लोग डैम्पिंग कंसिडर करें सिस्टम में तो जो रिस्पांस हमें जो मिलेगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। टाइम के रेस्पेक्ट में जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होते जा रहा है, डिक्रीज़ करते जा रहा है। तो यहाँ से हमने ये समझा अगर सिस्टम के रूट्स अगर इमेजिनरी होते तो ऐसे केस में हमारा जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा, मार्जिनल स्टेबल होगा। और जब सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होगा तो ऐसे केस में जो सिस्टम का जो रिस्पांस होगा कैसा होगा, ऑसिलेटरी होगा। और ऐसे केस में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट डेल्टा पी अपॉन डेल्टा 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 नॉट, और ये डिनोमिनेटर में एम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्टेबिलिटी के लिए क्या कंडीशन होती है, स्टेबिलिटी के लिए क्या कंडीशन होती है, अगर हमारा सिस्टम अगर स्टेबल होता है तो ऐसे केस में डेल्टा पी अपॉन डेल्टा डेल्टा कैसा होगा, जीरो के कंपैरिजन में ग्रेटर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी की कंडीशन हमें यहाँ से पूछ ली जाती है। स्टेबिलिटी कंडीशन के लिए फॉर स्टेबिलिटी कंडीशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं फॉर स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी डेरिवेटिव मस्ट बी पॉजिटिव। जैसे कि हमने डिस्कस किया स्टेबिलिटी के कंडीशन के लिए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी की कंडीशन के लिए जो डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब डेल पी अपॉन डेल डेल एट डेल्टा नॉट ये जीरो के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में, पावर सिस्टम में स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में, या फिर ऐसा बोल सकते हैं पावर सिस्टम में स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी की क्या कंडीशन होती है। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी की कंडीशन ये होती है कि ये डेल पी अपॉन डेल्टा डेल्टा ये ग्रेटर होना चाहिए जीरो के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डेल पी अपॉन डेल्टा डेल्टा डेल पी अपॉन डेल्टा 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 नॉट ये ग्रेटर होना चाहिए जीरो के कंपैरिजन में। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं जो डेल्टा है वो लेज़र होना चाहिए 90 डिग्री के कंपैरिजन में, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको ग्राफिकली समझे, ग्राफ के हेल्प से समझे, तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया है ग्राफ। यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है, यहाँ पर ये वाई एक्सिस, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है रोटर एंगल डेल्टा। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये ग्राफ को अगर हम लोग देखें, ये ग्राफ में हमें कुछ इस तरीके से इंक्रीजिंग स्लोप मिल रही है, ऊपर मैक्सिमम पावर होगा, फिर हमें कुछ इस तरीके से डिक्रीजिंग स्लोप मिल रही है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये इंक्रीजिंग स्लोप के लिए डेल पी बाई डेल्टा डेल्टा जीरो के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, राइट। तो और यहाँ पर ये डिक्रीजिंग स्लोप के लिए डेल पी बाई डेल्टा डेल्टा ये जीरो के कंपैरिजन में कम होगा। इसका मतलब यहाँ पर ये इंक्रीजिंग स्लोप के लिए, ये जो इंक्रीजिंग स्लोप हमने जो कंसीडर किया, ये इंक्रीजिंग स्लोप के लिए हमारा जो सिस्टम होगा कैसा होगा, स्टेबल होगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक के हमारा जो सिस्टम है वो कैसा रहेगा, वो स्टेबल रहेगा। स्टेडी स्टेट में हमारा जो सिस्टम होगा कैसा होगा, वो स्टेबल होगा। और ये पी मैक्स के बाद हमारा जो सिस्टम होगा वो कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इतने रीजन में हमारा जो सिस्टम होगा कैसा होगा, वो स्टेबल रहेगा। और स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन क्या है, डेल पी बाई डेल्टा डेल्टा जीरो के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए, डेल्टा 90 डिग्री के कंपैरिजन में कम होना चाहिए। ये स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी की कंडीशन होती है।